हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कड़ और इस सेशन में आज हम कवर करेंगे 9th ऑफ मई से एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ में रहे, और एक एडिटोरियल जो है हिंदू का वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर करेंगे। सो हेयर इज़ अ लिस्ट दैट इज़ बेसिकली डीलिंग विद जो आज हम सेशन में जैसे इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सबको क्या करना है, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, डू शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स प्लस मीन्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, राइट। तो ये सेशन उसी से ही डील करता है। वो होता है ना, जहाँ पर पैसे लगते हैं वहाँ सीरियसनेस आती है, जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कदर नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेशंस हैं ये यस दे आर फ्री फॉर यू यूट्यूब पे, लेकिन द कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है दैट इज द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट अगर आप पेड कोर्सेज भी लोगे सो उतना ही आई वुड से मैच करेगा। सो मेक श्योर कि आप ये सेशंस के साथ रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो और डेली सेशंस देखें। ऐसा अगर आप में से कोई भी कर रहा है कि एक दिन सेशन देखने के बाद 4 दिन नहीं देखते हैं, तो वो एक दिन भी मत देखो, क्योंकि उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं, राइट। सो आज के इस सेशन के अंदर जो आर्टिकल्स मैं कवर करने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इससे पहले, ताकि अपडेटेड नोटिफिकेशंस जो भी होती हैं वो आपको मिलती रहें, राइट। Okay, so what we will be covering today, here is a list. First article deals with तंगनाथ as a monument of national importance. तो आपके GS पेपर 1 से ये लिंक होता है। ये आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करते हैं। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा वही लेते हैं। सब्जी बनती है, सब्जी के ऊपर धनिया होता है जो सब्जी को गार्निश करता है ना। तो सेम गोज विद दिस कंटेंट। ये कंटेंट जो है आपके मेंस के फॉर्डर में, ये मेंस एनरिच कंटेंट आप बोल सकते हो। जब आप आंसर लिख रहे हो तो ये जो चीज़ें हैं ये वो धनिया की तरह ही काम करेंगी। दैट विल एनहांस द वैल्यू ऑफ योर आंसर। बस शर्त ये है कि आपको लिंक करना आना चाहिए। यहाँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये GS पेपर 1 से लिंक हो रहा है, ये GS पेपर 3, पेपर 2। मेक श्योर कि आप खुद से ये करो, और उसके लिए आप सिलेबस जो है याद कर लो, मतलब रट्टा मार लो सिलेबस का, ये करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद हम ये नेशनल इंपॉर्टेंस की अगर बात हो रही है इस मॉन्यूमेंट की, तो ये कहाँ पर है, मैप में देखेंगे किस लोकेशन पे है। जो भी इससे एसोसिएटेड बाकी चीज़ें हैं उसको भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, GS पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो। 8th ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है, तो थैलेसीमिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। Next in news is India has officially begun the operation of Sitwe port in Myanmar। तो ये जो बेसिकली आर्टिकल है, जब तक आपने मैप की प्रैक्टिस नहीं करी होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें मैप में लोकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट बेसिकली जो है ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, उसके बारे में कवर करेंगे, मैप में देखेंगे उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो विल कवर देम अप इन डिटेल। GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व्स कैसे कवर करने होते हैं ये मैंने आपको कल भी समझाया था, बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप में से कोई भी ये बता सकता है कि कल हमने कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो कवर किया था, कोई आइडिया है किसी को? कल हमने टाइगर रिजर्व कवर किया था। कैसे किया था मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ। देखो, कल हम कर्नाटका घूमे थे, कहने का मतलब है कि हमने कल ही टाइगर रिजर्व जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक क्विक रिवीजन देती हूँ कि जैसे अब ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर है, तो आपको नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट देख लेनी है कि बाकी कर्नाटका में अगर आज आप एंटर कर गए, ये टाइगर रिजर्व अगर आज न्यूज़ में आ गया, तो आप उस प्लेस पे जा रहे हो, एज्यूम करो मैप में, और उस पर्टिकुलर स्टेट के बाकी जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो देख लो। सो ये एक अप्रोच है जो आप ले सकते हो और जो बहुत फायदा भी करेगा। जैसे कल हमने देखा था काली टाइगर रिजर्व, उस टाइगर रिजर्व के नीचे क्या पड़ता है, भद्र टाइगर रिजर्व, फिर उसके नीचे नागरहोल, फिर मधुमलाई, फिर बांदीपुर। तो ये नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट हो गई कर्नाटका की। तो ऐसे आपको 5 टाइगर रिजर्व जो है वो पता चल गए, राइट, और उनकी अरेंजमेंट भी पता चल गई। सो इसी तरीके से मेक श्योर कि आप अपनी रिवीजन करते रहें, और ये तो वापस से रिवीजन हो ही गई जो कि हमने कल कवर किया था। आज हम मध्य प्रदेश घूमने चलेंगे और वहां पर हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क को देखेंगे, उसके आसपास के और जो भी नेशनल पार्क हैं वो देखेंगे। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जब ये आर्टिकल होगा तो बताती हूँ, ठीक है। मणिपुर में जो हो रहा है वो मैंने आपके साथ इन डिटेल कवर किया है। हिंदू में आर्टिकल भी आया था,
तो यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली आर्टिकल 355 को प्रोमलगेट किया है मणिपुर में। क्या है आर्टिकल 355 उसको जानेंगे, क्योंकि मणिपुर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक एडिटोरियल जो आया था उसमें दे चुकी हूँ। सो मेक श्योर आप डेली सेशंस देख रहे हो। फिर जो आज एडिटोरियल हिंदू के अंदर आया है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर से डील करता है, उसको बताता है विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, कि हम बेसिकली बुद्धिज्म का आप बोल सकते हो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, और साथ ही साथ आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी का यूज करके आप कैसे आज के जो ग्लोबल आई वुड से वर्ल्ड में जो चैलेंजेस हो रहे हैं कैसे उनको रिजॉल्व कर सकते हो। और इंडिया कैन यूज इट एज देयर सॉफ्ट पावर। अब पावर दो होती है, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। ये सब क्या है जब ये आर्टिकल लूंगी तो कवर करूंगी। सो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरीके से आज हमने सेशन में बढ़ना है और क्या क्या आर्टिकल्स हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये रहा पहला आर्टिकल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू किया है डिक्लेयरिंग द एंशिएंट टेम्पल ऑफ तंगनाथ एज द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जिस टेम्पल की हम बात कर रहे हैं तंगनाथ, वो आपको उत्तराखंड के अंदर ये मैप है, यहाँ पर आपको रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये टेम्पल जो है कुछ 1000 साल पुराना है, एंशिएंट एरा में, बेसिकली इट बिलोंग टू दैट एरा। हाईएस्ट शिवा टेम्पल है इन द वर्ल्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जिसको आप अब मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है आपने उसके लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि इसको अब डिक्लेयर किया जाएगा। 3680 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे ये टेम्पल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। और इट वॉज बिल्ड इन दी ऑब्वियसली, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर अगर आपको पता हो, जो यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहता है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो आज आप वो पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि ये देखो, इट वॉज बिल्ड इन दी नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब टेम्पल आर्किटेक्चर में नॉर्थ में, साउथ में किस तरीके के टेम्पल्स होते हैं, क्या आर्किटेक्चर होता है, वो आपके लिए होमवर्क है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे द नेम दैट इज गिवन टू द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टाइल and the name that is given to the South Indian style of the architecture with respect to temples, right? रही बात इस पर्टिकुलर टेम्पल की, so it has dozen of shrines of other gods surrounding this temple। इसी के साथ एक important information ये है कि आपको पंच केदार, बेसिकली 5 sacred shrines हैं लॉर्ड शिवा के, जो कि आपको गढ़वाल हिमालयाज उत्तराखंड में लोकेटेड है। जिस 5 के नाम बता देती हूँ, केदारनाथ टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल, एंड देन मध्य महेश्वर टेम्पल और कल्पेश्वर टेम्पल। तो ये जितने भी टेम्पल्स हैं, ये 5 टेम्पल्स हैं दैट आर द ग्रुप ऑफ 5 सेक्रेड श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, क्लियर है? चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th of May एवरी ईयर। हर साल 8 मई को थैलेसीमिया डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया एक वो कंडीशन है दैट सम पीपल आर बॉर्न विथ, मतलब शुरू से ही होता है, इनहेरिटेड आप बोल सकते हो। सो बेसिकली क्या करता है, इट अफेक्ट्स अ सब्सटेंस जिसको आप होमोग्लोबिन बोलते हो। होमोग्लोबिन ब्लड के अंदर क्या करता है, इट हेल्प्स द रेड ब्लड सेल्स टू कैरी द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। सो जिसको थैलेसीमिया है, व्हेन पीपल हैव थैलेसीमिया, देयर बॉडीज डोंट गेट, बेसिकली देयर बॉडीज डोंट मेक एनफ ऑफ हेमोग्लोबिन, आप ऐसे बोल सकते हो। सो इस वजह से वो थका हुआ महसूस करते हैं, दे फील वीक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनीमिया, राइट? सो यहाँ पर थैलेसीमिया basically is a name for a group of inherited conditions that affect the substance in the blood called hemoglobin। ये मैंने आपको बता ही दिया है। जिनको थैलेसीमिया है, people with thalassemia produce either no या फिर बहुत ही कम हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो कि यूज किया जाता है, विच इज यूज बाय रेड ब्लड सेल्स, किस लिए? टू कैरी द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, राइट? सो थैलेसीमिया कैन कॉज एनीमिया, लीविंग यू फैटीग, थका हुआ महसूस होगा। मेनली जो पीपल हैं अराउंड द मेडिटेरेनियन, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्टर्न रीजन, दे आर अफेक्टेड बाय थैलेसीमिया, राइट? So basically it is caused by faulty genes that affect the production of hemoglobin. A child can only be born with thalassemia if they inherit these faulty genes from their parents. So basically ये inherited है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। It's also possible to be a carrier of thalassemia, also known as having the thalassemia trait. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि
some मतलब it is possible that some people have this so called thalassemia trait, जिसका मतलब they are the carriers of this condition but they don't have any symptoms in themselves. See, people who have thalassemia, they experience symptoms like they feel really tired, they feel weak, short of breath, right? So they may also have irregular heartbeats and pale skin. तो ये सब तो थैलेसीमिया के अंदर होता है. तो ट्रीट द एनीमिया होता क्या है, पीपल विथ थैलेसीमिया दे नीड टू गेट रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, राइट. लेकिन हाउएवर ये जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होती है, इट कैन ऑल्सो कॉज अ प्रॉब्लम जहां पर वे टू मच आयरन बिल्ड्स अप इन द बॉडी. इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स विद हार्ट, लीवर, हार्मोन्स, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया. तो सिम्टम्स के अंदर यही है कि आपको इरेगुलर हार्ट बीट्स, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, सीवियर टायर्डनेस, ये एनीमिया के सिम्टम्स हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर जब टू मच ऑफ आयरन हो जाता है, दैट इज कॉज्ड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया. ये भी इट कैन लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स. ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट. इट इज द ओनली पॉसिबल क्योर फॉर थैलेसीमिया. लेकिन हाँ, द रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व हेयर. बाकी एक केलेटिन थेरेपी जो है वो भी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन के ट्रीटमेंट से वी रिमूव द एक्सेस ऑफ आयरन फ्रॉम द बॉडी, राइट. दैट वॉज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ हैविंग दोज रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, राइट. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग India has officially begun the operation of Sittwe port in Myanmar. ये बिना मैप के बात अधूरी है. जब तक मैप नहीं देखा समझ लेना ये आज का आर्टिकल कवर ही नहीं किया है, ठीक है. अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि दिस पोर्ट इज नाउ इन ऑपरेशन बाय फ्लैगिंग ऑफ अ वेसल दैट कंटेन 1000 metric tons ऑफ सीमेंट फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता. पूरा जो प्रोजेक्ट का नाम है दैट इज, अगर आपने पढ़ा हो, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. इसको हम मल्टी मोडल क्यों कह रहे हैं? मल्टी मोडल इसलिए कह रहे हैं, अगर आप इसका रूट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. पहले आप वाटरवेज का भी यूज कर रहे हो इसमें, फिर आप रोड का यूज कर रहे हो. सो देयर आर मल्टी मोड्स, राइट. सो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपका कोलकाता है, हुगली रिवर, देन बे ऑफ बंगाल, इधर सितवे पोर्ट से आगे आपका पलेतवा से आप बॉर्डर पे जाओगे इंडियन म्यांमार के, और आप मिजोरम में एंटर कर जाओगे. पहले क्या था देखो, अगर आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट करना है फॉर द शिपमेंट ऑफ कार्गो तो ये रास्ता था, और ये चिकन नेक कॉरिडोर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ से आप एंटर करते थे, जो कि इट वॉज लाइक थोड़ा सा यू कैन से टफ ऑल्सो. एंड ये जो एक रास्ता है, ये रास्ता बना है नया, आप बोल सकते हो, दैट इज इन नाउ ऑपरेशन. कालादान प्रोजेक्ट, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. ये प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार को लिंक करेगा बे ऑफ बंगाल से, और इट वाज जॉइंटली आइडेंटिफाइड बाय इंडिया एंड म्यांमार. किस लिए है? फॉर द ट्रांसपोर्ट, फॉर द शिपमेंट ऑफ कार्गो, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम द ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया टू म्यांमार, राइट. इस कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया अंडर द ग्रांट इन एड स्कीम. एक बार कंप्लीट होने पे इट विल लिंक कोलकाता, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये मैप में आप देख सकते हो, विद सितवे सी पोर्ट. मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ वापस से ताकि आपको नजर आ जाए. ये सी पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट, इन रखीन स्टेट इन म्यांमार, राइट. तो ये जगह का नाम भी आपको पता होना चाहिए. जो रूट है पूरा वो यही है, पहले कोलकाता से सितवे वाटरवे के थ्रू अभी आपको दिखाया, फिर सितवे से पलेतवा इनलैंड, बेसिकली वहाँ रिवर कालादान है तो वो वाटरवे से रूट हो गया, फिर पलेतवा से इंडियन म्यांमार बॉर्डर पोस्ट, फिर वहां से इट विल लिंक टू द मिजोरम, राइट. ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है $484 मिलियन का प्रोजेक्ट रहा है. ये भी आपको ध्यान अगर आप रख सकते हो तो थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी ही रहेगी, आपके लिए काम आएगी. और ये प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये नए रास्ते खोल रहा है. इट इज़ ओपनिंग सी रूट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, एंड इट विल ऑल्सो ऐड वैल्यू टू दी इकोनॉमिक, कमर्शियल, जो आपके स्ट्रैटेजिक टाइज हैं इंडियन म्यांमार के साथ, राइट. सो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द नीड, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाता था वो नैरो था, तो इस वजह से वहां पर भी इट विल सॉल्व दैट इशू ऑल्सो, राइट. तो डिस्टेंस जो है कोलकाता टू सितवे वो भी कम होगा. It reduces the need to transport the goods from the narrow Siliguri corridor, and it will create a alternative route to connect the northeast and mainland
इंडिया दूसरे रास्ते से, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। ये लो एंटर कर गए हैं, ये आप थोड़ा सा देखो इधर। जब आपका राजस्थान लगता है तो इधर रणथंभौर है, ये सतपुरा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़। आज हम बात करेंगे बांधवगढ़ की। मेक श्योर करना कि आप मैप प्रैक्टिस खुद से भी करो, सिर्फ स्पून फीडिंग से बात नहीं बनती है, सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। आई वुड से कि आप में हो कि आज आप मैप खोलोगे और मैप में लोकेट करोगे। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, ये शायद मतलब इट माइट हेल्प फॉर समवन। किसी के लिए काम करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा, जैसे आपकी इच्छा। मैप लेना, मैप को वॉल पे पेस्ट कर दो। जो जो आप नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है कवर कर रहे हो, वो मैप में लोकेट करते जाओ। जैसे कि आज आपने बांधवगढ़ मैप में मध्य प्रदेश में जाके लोकेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप बांधवगढ़ के साथ ना ये लिख दो TR, दैट इज टाइगर रिजर्व ऑल्सो, कि कौन सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, उसके लिए उसी नेशनल पार्क के साथ ऐसे स्लैश डाल के TR लिखते जाओ, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ओके, दिस नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है। सो इट वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क 1968 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था, और 1993 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया। इट इज़ होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स, इट इज़ नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स। डेंसिटी टाइगर पॉपुलेशन की बांधवगढ़ के अंदर हाईएस्ट नोन है इंडिया में। कहाँ पर लोकेटेड है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये लोकेटेड है। विंध्यान हिल्स पे ये स्प्रेड है। और द नेशनल पार्क वॉज द फॉर्मर हंटिंग प्रिजर्व ऑफ द महाराजा ऑफ रेवा। टोपोग्राफी, स्टीप रिजेस हैं, फॉरेस्ट हैं, ओपन म्याडोज हैं, ड्राई डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन है, सॉल, बेम्बू, आंवला, अर्जुन, ये सब आपको फ्लोरल स्पीशीज देखने को मिलेंगी। और चिंकारा, डियर, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये सब आपको फ्लोरा एंड फना स्पीशीज जो है वो देखने को मिलेंगी। अगला आर्टिकल बात करता है मणिपुर के बारे में। आर्टिकल 355 से एसोसिएटेड है ये। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो अब मणिपुर की पूरी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसको मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सभी सेशंस डेली देख रहे हो। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, जहाँ से प्रीलिम से सवाल बनता है, दैट इज मैती पीपल, मैती कम्युनिटी, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस लेना चाहते हैं। सो दीज पीपल, दिस कम्युनिटी मैती, ये डोमिनेंट पॉपुलेशन है मणिपुर के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। और यहाँ से अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, थोड़ा सा अगर आपको फैक्ट्स पे लेकर जाया जाए, सो एक फेस्टिवल का नाम है जो कि हमने पढ़ा था, याओशेंग फेस्टिवल। ये फेस्टिवल यही कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है मणिपुर के अंदर। जैसे होली होती है ना, वैसे ही ये फेस्टिवल होता है। और यहाँ पर एक मणिपुरी फोक डांस भी है। ये आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। थबल चोंगपा, तो ये एक मणिपुरी ट्राइबल फोक डांस है, जहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दे होल्ड हैंड्स, दे सिंग, दे डांस इन अ सर्कल, राइट। अगर सवाल आ गया कि ये फेस्टिवल या ये फोक डांस कौन सी स्टेट का है, कौन सी कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, तो वो बता देना, क्योंकि आजकल ये बहुत न्यूज़ में भी चल रही है मैती कम्युनिटी, राइट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, आर्टिकल 355 को मणिपुर के अंदर प्रोमलगेट किया है, एंड दे टुक द चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दैट स्टेट। हम बात करेंगे आर्टिकल 355 की, आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है। होमवर्क है, आज पॉलिटी की बुक खोलनी है, लक्ष्मीकांत और इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ना है। मेक श्योर कि मैं आपको आर्टिकल 356 की बात नहीं कर रही हूँ, 355 की बात कर रही हूँ, प्रेसिडेंट रूल की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर पार्ट 18 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360, वो इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। अगर ऐसा कुछ हो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 355 इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट दैट स्टेट अगेंस्ट दैट इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। सो ये आर्टिकल सेंटर को एम्पावर करता है कि आप नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हो ताकि आप उस स्टेट को प्रोटेक्ट कर सको किसी भी तरीके के खतरे से, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। सो इस प्रोविजन के तहत सरकार जो है इंश्योर करती है कि दे कैन एक्ट स्विफ्टली
और जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि पीस और सिक्योरिटी कंट्री के अंदर बनी रहे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर द ड्यूरेशन ऑफ असिस्टेंस दैट इज प्रोवाइडेड, वो टाइम कोई भी वो मेंशन नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट जो असिस्टेंस दे रही है वो विड्रॉ कर सकती है जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो या फिर जब वहां की स्टेट की सरकार रिक्वेस्ट करे टू डू सो, राइट। आर्टिकल 355 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल कोर्ट के अंदर ये चैलेंज किया जा सकता है अगर इट वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर आर्टिकल 355 को इम्पोज किया जा सकता है ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। When a state fails to comply with or to give effect to any of the directions given by the union under the constitution, जब सेंटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्शंस दे रही है स्टेट को, लेकिन स्टेट उन डायरेक्शन से बेसिकली स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू दैट डायरेक्शन, तो या इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट में है बाय द एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, या फिर when there is threat to the unity and integrity of India due to any of the violent activities by any of the group, या फिर when a state requests for assistance from the union, जब स्टेट खुद से यूनियन से असिस्टेंस मांग रही है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्टेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट्स ओन फोर्सेस, या फिर स्टेट फेल्स टू प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज, या फिर स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज मेंटेन्ड इन द स्टेट। ये जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं यहाँ से आपका प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है, तो ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जब आप आर्टिकल 355 को इम्पोज कर सकते हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 355 की है वो ये है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर जो कि बात कर रहा है बुद्धिज्म की इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन टूल। पहले तो ये टर्म सॉफ्ट पावर क्या है, ये हार्ड पावर क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी चीज़ें जो हैं थोड़ा आप समझ पाओगे। हार्ड पावर क्या होती है, जब आप ज़बरदस्ती किसी से काम करा रहे हो, मतलब डरा धमका के काम करा रहे हो, या फिर होता है ना किसी कंट्री पे आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी हैं, ऐसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपकी हार्ड पावर। जब आप घर में देखो कोई काम नहीं करते हो, मार्क्स नहीं आते हैं तो थप्पड़ पड़ता है या फिर गुस्सा होते हैं पेरेंट्स, तो एक होती है ये हार्ड पावर, जब आप जो चीज़ें बैठ के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो तो उस तरीके से भी समझाया जा सकता है। एक होती है सॉफ्ट पावर, एक होती है, कई बोलते हैं ना कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत हार्ड है उस पर, मतलब दैट इज़ मतलब किसी के नहीं है वो अलग बात है, कहीं कहोगे पेरेंट्स का एग्जांपल दे रहे हो, कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा नहीं पढ़ता है सो इट डिपेंड्स कि कई पेरेंट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, कई पेरेंट्स बहुत हार्ड होते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं अब आपके साथ वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो भी यही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रशिया यूक्रेन का वॉर होता है या कुछ भी ऐसा कोई भी कंट्री में सिचुएशन बनती है, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे फॉर एग्जांपल हार्ड पावर का यूज़ करती है, एक वहाँ पर डरा धमका के काम कराना या फिर वहाँ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देना, कोई ट्रेड नहीं होगा यहाँ से, सो दैट इज़ योर हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर इज जैसे अभी योगा डे है आ रहा है, तो आप इंटरनेशनल योगा डे को यूज़ कर रहे हो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बुद्धिज़्म एक जैसे फिलॉसफी है, बुद्धिज़्म फिलॉसफी जिससे काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं, होता है ना एक ऐसा धागा जो दो लोगों को कनेक्ट करता है, कोई कल्चरल टाई जो दो लोगों को, सिंपल से टर्म्स में बता रही हूँ अभी, उनको कनेक्ट करती है, राइट, जिससे वो अपने मसले सॉल्व कर पाएंगे। और बुद्धिज़्म फिलॉसफी जो सबको ऐसे कितने लोगों को, कितनी कंट्रीज को कनेक्ट करती है, तो ये एक सॉफ्ट पावर है जो इंडिया यूज़ कर रहा है, जिससे कि आप अपने टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। और यहाँ पर जो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया ने 2 दिन की ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है वो होस्ट करी थी न्यू दिल्ली के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज करी थी इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिसमें दलाई लामा वाज आल्सो इंक्लूडेड, राइट। सो ये जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो इंडिया ने ली टू प्रोजेक्ट, टू कनेक्ट विद द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, ये कंट्री की सॉफ्ट पावर को
स्ट्रेंथन करती है, जहां पर कितने डेलीगेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वो आए, दलाई लामा आए, राइट। सो आप एक मैसेज पहुंचाना चाहते हो सॉफ्ट पावर के थ्रू, और साथ ही साथ आप कह रहे हो कि वर्ल्ड में शांति बनी रहे, पीस बना रहे। तो उसके लिए जो आज चैलेंजेस एज अ वर्ल्ड ग्लोबली हम फेस कर रहे हैं, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का यूज करके हम उसको उस पे सॉल्यूशंस पे भी आ सकते हैं, राइट। सो इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है इन द बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी एफर्ट्स, जो आपके ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत काम आ सकता है, जहां पर आप लाइक यू आर प्रमोटिंग बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट्स, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो मेड अ पॉइंट कि वो बुद्धिस्ट साइट्स को विजिट करेंगे ड्यूरिंग द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन विजिट्स, राइट। जैसे आप हाई प्रोफाइल इवेंट को होस्ट कर सकते हो, जैसे अभी आपने किया, तो डेमोस्ट्रेट इट्स कमिटमेंट कि आप बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करोगे, प्रमोटिंग। सो ये सब चीजें जो है, इट विल स्ट्रेंथन द टाइज विद द ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। विद इट स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज टू बुद्धिज्म, जहां पर हम बोलते हैं कि इसका ओरिजिनेशन यहीं से हुआ है, सो इंडिया इज वेल पोजिशन्ड कि इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है अराउंड दिस बुद्धिस्ट इश्यूज ऑन द ग्लोबल स्टेज, राइट। दिल्ली की सबमिट भी अगर आप देखोगे तो उसकी थीम यही थी, रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रेक्सिस। मतलब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो अटेम्प्ट है टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू दैट, कि आपके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, हम किस में बिलीव करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम के अंदर। अगर आप इस बार की हमारा मोटो भी देखो G20 का, राइट, चाहे आप यूसी है संस्कृति एवं सभ्यता, ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आप इनसे कैसे अपने कल्चरल और सिविलाइजेशनल लिंक्स को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे अभी कोरिया, साउथ कोरिया, कंबोडिया, जापान, ताइवान, कितने फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पर इस समिट के अंदर आए, राइट। सो यहाँ से आप रीजनल कोहेशन को प्रमोट कर सकते हो। 97% जो नियरली ग्लोबल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो एशिया में बेस्ड है। सो चाइना जो है वो भी बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का इफेक्टिवली यूज कर रहा है। चाइना का तो कुछ अलग ही कहना है, वो जैसे प्रोजेक्ट कर रहा है बुद्धिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो अलग बातें हैं। सो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी बुद्धिज्म डिप्लोमेसी जो है वो यूज करी, राइट। सो चाइना एंड इंडिया कंपीट टू डोमिनेट द बुद्धिस्ट हेरिटेज एज अ टूल फॉर सॉफ्ट पावर। इंडिया के पास एडवांटेज है ड्यू टू द ओरिजिन, द फेथ्स ओरिजिन इन द कंट्री, राइट। सो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं इस डायरेक्शन में सही है, रेदर देन मतलब आप कोर्सिव फोर्स का यूज करो, यू कैन गो विद सॉफ्ट पावर, कॉपरेशन, और अपने जो कल्चरल टाइज हैं उसको और ज्यादा डीप कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो, राइट। कैसे आप अपने सिविलाइजेशनल टाइज पे और ज्यादा एम्फोसिस डाल सकते हो, कॉपरेशन दोनों नेशंस के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, राइट। सो इट डेमोस्ट्रेट्स द यूनिक रोल दैट यू कैन प्ले इन शेपिंग द रीजन्स फ्यूचर। सो इंडिया रिकॉग्नाइज करता है बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंस को एज अ मीन्स ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक डिप्लोमेसी, एंड चाइना जो है इज एक्टिवली सीकिंग टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर दी। अभी चाइना का तो ये चल रहा है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा है, चाइना ये चाहता है कि चाइना एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट दलाई लामा, जो कि इंडिया के लिए इट विल बी अ ब्लो टू द इंडियन एफर्ट्स to project its soft power, right? So India must ensure कि India become a key player in the global Buddhist community, जिसके अंदर आप हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बुद्धिज्म को प्रमोट कर सकते हो, कल्चरल इवेंट्स जैसे अभी किया वैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एंड इंडिया शुड वर्क टू स्ट्रेंथन द टाइज विद द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड, राइट। सो ये चीजें हैं जो हम ध्यान दे सकते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिल्म लिंक। जैसे चाइना हॉलीवुड का यूज करता है, वैसे ही इंडिया भी इंडियन सिनेमा का यूज कर सकता है टू प्रमोट इट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज, राइट। और इंडिया G20 प्रेसिडेंसी जो इस बार है, दैट इट कैन यूज टू प्रमोट द बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी एट अ बिगर स्केल। इंडिया का G20 का मोटो भी यही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बुद्धा जो है फर्स्ट डिप्लोमैट है ऑफ पीस, उनकी टीचिंग्स जो हैं पीस को लेके, कॉपरेशन को लेके, इन टफ टाइम्स के अंदर वो एक गाइडिंग लाइट की तरह काम आ सकती हैं, बन सकती हैं फॉर द इंडियन डिप्लोमेसी ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था जिसकी डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस सेशन के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं। इफ़ येस देन प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट्स कमेंट सेक्शन, डू शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. We'll meet you in the next one. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning.